और ये सारे क्वेश्चन स्प्रिंग से रिलेटेड होंगे, स्पेशली जो मैक्सिमम एलोंगेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन, विजिबल है पूरा या ठीक है? यस सर। चलिए, तो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, मास एम, ये भी दिया हुआ है कि इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पर है, लिख सकते हो इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पर है। देन इस मास एम को हम लोगों ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करी, वो वी नॉट मान लेते हैं, और मैक्सिमम एलोंगेशन फाइंड करना है कि स्प्रिंग मैक्सिमम कितना एलोंगेट करेगी, और जिस सरफेस पर ये सब कुछ हो रहा है वो सरफेस फ्रिक्शनलेस है। बताएं कैसे करेंगे इसको, मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग given that initially spring is in the normal length, surface is perfectly frictionless। तो कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग एनर्जी सॉल्व कर रहे हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से क्या बन जाएगा, अगर ये मान ले कि ये इसका जो मैक्सिमम एलोंगेशन अगर x मान लेते हो, तो मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पर इसके अंदर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और मैक्सिमम एलोंगेशन पर जो एनर्जी होगी वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, और इनको सिंपली इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। मैक्सिमम एलोंगेशन की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक, ओके। तो ये एलिमेंट्री प्रॉब्लम हो गया है। अब इसका थोड़ा थोड़ा सा हम धीरे धीरे क्या करेंगे ना, इसके अंदर स्लाइटली लेवल से बढ़ाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी में देखो इसके वेरिएशंस क्या क्या होते हैं, इसी में अगर हम डबल स्प्रिंग यूज कर लें सेम क्वेश्चन में, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग्स इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा लगा दें, और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, एंड देन इस मास को कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए v0। सेम कंडीशन है फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, कंडीशन सिमिलर है, दैट्स अभी भी सरफेस हमारी फ्रिक्शनलेस है। तो अब की बार पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग 1 एंड व्हाट विल बी मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग 2। दोनों स्प्रिंग्स में इंडिविजुअली मैक्सिमम कितनी एलोंगेशन आएंगी, एंड इनिशियली दोनों स्प्रिंग्स अपने नॉर्मल लेंथ पर है, इस क्वेश्चन में भी दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ है क्या निकालना है इसमें यार? यस सर। दोनों, हाँ Yes, दोनों, दोनों स्प्रिंग्स की इंडिविजुअल, स्प्रिंग 1 के अंदर और स्प्रिंग 2 में इंडिविजुअली मैक्सिमम एलोंगेशन कितने कितने आएंगे। सिंगल स्प्रिंग का प्रॉब्लम काफी आसान होता है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करिए, फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर आंसर आ जाता है। इसका भी हालांकि कर सकते हो, इसमें क्या होता है कि थोड़ा अगर आप अपने प्रीवियस क्लासेस को याद करो 11th को, तो जब दो स्प्रिंग सीरीज में लगाते हैं तो उनका कुछ के इफेक्टिव आता है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का रिजल्ट होता है इसमें। तो 1/k1 + 1/। सर हाँ, K1 K2 by K1 plus K2 हाँ, तो पैरेलल में इसमें भी क्या करोगे आप, ये दो स्प्रिंग्स हैं तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के रिजल्ट याद करें। सीरीज में अगर दो स्प्रिंग लगाई जाती है तो हमारा एक फॉर्मूला होता है 1/k इफेक्टिव, मतलब इक्विवेलेंट व्हेन द स्प्रिंग्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो दैट इज इक्वल टू 1/k1 + 1/k2। हालांकि ये वैसे तो मतलब एसएसएम चैप्टर में बताया जाता है, बट वर्क एनर्जी पावर पे भी क्वेश्चन के आते हैं। तो उसके बाद क्या करोगे आप, सेम इक्वेशन बनाओ, यही वाली इक्वेशन फिर बनाइए, लेकिन उसमें क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते समय हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, जो कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और इक्वल टू जब फाइनल स्प्रिंग एनर्जी रखोगे तो उसमें हम कौन सा स्प्रिंग कांस्टेंट यूज करेंगे, k1 वाला यूज करें या k2 वाला यूज करें, या फिर इन दोनों का जो इफेक्टिव यानी कि effective। इफेक्टिव। चलिए ये तो ठीक है, के इफेक्टिव हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स मैक्स स्क्वायर, इससे आ जाएगा आपका मैक्सिमम एलोंगेशन। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बट दिक्कत नहीं है कोई,
बट ये जो मैक्सिमम एलोंगेशन आप निकालोगे ये कौन से स्प्रिंग में होगा? So the effective spring leak. Combined दोनों के लिए दोनों को मिला effective के होगा दोनों का मिला करके आएगा। हाँ राइट, मतलब जब हम के इफेक्टिव का कंसेप्ट यूज करते हैं, मतलब इक्विवेलेंट कांस्टेंट का जब कंसेप्ट लगाते हो और उसके बाद अगर आप मैक्सिमम एलोंगेशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये जो मैक्सिमम एलोंगेशन है ये किसी पर्टिकुलर स्प्रिंग में ना आकर के इन दोनों का जो इक्विवेलेंट यानी कि इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल स्प्रिंग जब लगाते हैं तो उसका एलोंगेशन होता है। या यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि अगर लेफ्ट वाली स्प्रिंग में x2 का एलोंगेशन मान लेते हैं कि ये वाली स्प्रिंग की लेंथ x2 अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगी और इस वाले स्प्रिंग की लेंथ x1 अमाउंट से बढ़ेगी। इंडिविजुअल एलोंगेशन अगर x1 और x2 मान लिए जाए कि इसमें x1 एलोंगेशन और इसमें x2 एलोंगेशन, तो जब आप के इफेक्टिव का कंसेप्ट लगाओगे और उसके बाद जब एलोंगेशन फाइंड आउट करोगे एनर्जी कंजर्वेशन से, तो ये बेसिकली इक्वल टू होता है एलोंगेशन इन स्प्रिंग 1 प्लस एलोंगेशन इन द स्प्रिंग 2, यानी कि ये हो जाएगा x1 प्लस x2 फर्स्ट इक्वेशन। एक्चुअली इफेक्टिव स्प्रिंग का मतलब यही होता है, इफेक्टिव स्प्रिंग का मतलब ये है कि जितना एलोंगेशन इन दोनों में कंबाइंड आ रहा है, कंबाइंड एलोंगेशन, उतना कंबाइंड एलोंगेशन के बराबर का एलोंगेशन जिस सिंगल स्प्रिंग में जनरेट होगा वो उसका एक के इफेक्टिव रहेगा। कंबाइंड एलोंगेशन शुड बी सेम एज द एलोंगेशन इन द इफेक्टिव स्प्रिंग। यही इफेक्टिव का मतलब ही है। इफेक्टिव वर्ड मतलब जो सेम इफेक्ट दे आपको, सेम इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या है? x1 प्लस x2, तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट बनेगा। अब एक और इक्वेशन चाहिए होगी तब जाकर के x1 x2 को अलग अलग कैलकुलेट कर पाएंगे। K1 x1 equal to K2 x2, so दोनों के Right. इंटरसेक्शन में 4 points होगी। दूसरी इक्वेशन जो मैकेनिक्स की होती है कि जो ज्वाइंट्स होते हैं, जितने भी ज्वाइंट जहां पर भी बनेंगे आपके, सभी ज्वाइंट्स हमेशा इक्विलिब्रियम पे आने चाहिए। थ्योरी ऑफ ज्वाइंट्स है जितने भी मतलब जहां जहां पर हम, जैसे यहाँ पर दो स्प्रिंग्स के बीच में कोई ज्वाइनिंग होगी, तो जब यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 आना चाहिए। और होगा क्या कि जब लेफ्ट वाली स्प्रिंग एलोंगेट कर जाएगी तो ये इस पॉइंट जे के ऊपर, जो आपका ज्वाइनिंग पॉइंट है दोनों स्प्रिंग्स का, लेफ्ट वाली स्प्रिंग जब एलोंगेट करेगी तो हुक्स लॉ के हिसाब से इसकी फोर्स लेफ्ट साइड पर आएगी K2 x2 की, और ये वाली स्प्रिंग राइट वाली स्प्रिंग जब एलोंगेट करेगी तो ये भी इसी ज्वाइनिंग वाले पॉइंट के ऊपर राइट साइड डायरेक्शन में K1 इंटू x1 का फोर्स लगाएगी अपने आप को रीस्टोर करने के लिए। दोनों स्प्रिंग्स अपनी अपनी लेंथ को रीस्टोर करना चाहेंगे, तो ज्वाइनिंग पर ये दोनों फोर्सेस आपस में हमेशा बराबर होने चाहिए। दैट मीन्स कि K1 x1 शुड बी इक्वल टू K2 मल्टीप्लाइड बाय x2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। लॉजिक क्लियर हुआ इसके भाई? बोलिए। Yes, sir. yes sir ये चीज ध्यान रखना है, ये क्योंकि ठीक है, ये दो से ज्यादा स्प्रिंग्स आएंगे तब भी यही लगेगा आपको। ज्वाइनिंग पॉइंट पर जितनी भी स्प्रिंग्स है, मतलब ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग, तो अगर ज्वाइन करेंगे तो दोनों साइड सेम फोर्स आना चाहिए। और इफेक्टिव का फिजिकल मतलब ध्यान रखो कि इफेक्टिव का फिजिकल मतलब यही होता है कि इफेक्टिव कांस्टेंट यूज करके जो आप एलोंगेशन निकालोगे वो इनके इंडिविजुअल एलोंगेशन की टोटल वैल्यू का होगा, सम ऑफ ऑल द एलोंगेशन। अब इसके बाद मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन लगा करके। तो ये एक्स मैक्स यहाँ से निकाल देंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से x1 x2 की वैल्यू मिल जाएगी। और आगे बढ़े भाई? Yes sir। yes sir yes sir Yes, sir. ओके तो ऐसे ही मतलब आज हम लोग जितने भी स्प्रिंग वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे आज। अब ज्वाइंट वाला पॉइंट ध्यान रखना भाई, ज्वाइंट वाले पॉइंट पर फोर्स बैलेंसिंग, क्योंकि नॉर्मली ये माइंड में स्ट्राइक होता नहीं है और इस वजह से प्रॉब्लम मतलब रह जाती है। इसी का एक पार्ट ये भी आता है, थर्ड केस, दैट स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कि अगर दो स्प्रिंग्स यूज की जाए और दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाए, एंड देन मास इज कनेक्टेड जिसको कुछ वेलोसिटी v0 दे दे, इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2। नाउ द मैक्सिमम एलोंगेशन, तो इसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। मैक्सिमम एलोंगेशन निकालने के लिए लगाओगे तो आप फंडामेंटली एनर्जी कंजर्वेशन ही,
और जब मल्टीपल स्प्रिंग्स आएंगी तो वहां पर हम के इफेक्टिव लगाएंगे। Yes, sir. और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रूल ऑफ के इफेक्टिव इज दैट के इफेक्टिव इन पैरेलल, ये सिंपली होता है K1 प्लस K2 एंड अगर मान लो और ज्यादा स्प्रिंग्स होती तो प्लस K3 प्लस K4, मतलब रेजिस्टेंस वाले कॉम्बिनेशन की तरह होता है ये, मतलब इनफैक्ट कैपेसिटेंस वाले कॉम्बिनेशन की तरह बोल सकते हैं Yes. कि जैसे हाँ कैपेसिटेंस पैरेलल में लगाते हैं तो हम C1 प्लस C2 बोलते हैं, रेजिस्टेंस का तो उल्टा हो जाएगा। यस सर। जी, अब इसमें इंडिविजुअल एलोंगेशन क्या आएंगी? सर इक्वल तो आएंगे। दोनों की बराबर आएंगी। सेम आएंगी। हाँ इसमें अलग के अलग नहीं बराबर। करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट है तो जितना एलोंगेशन ऊपर वाली स्प्रिंग का होगा x1 उतना ही एलोंगेशन नीचे वाली स्प्रिंग का होगा x2, और ये दोनों यही आएंगे x मैक्स के बराबर। x1 should be equal to x2 should be equal to the value of x max, बट x max निकालने के लिए k इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, ये तीनों बेसिक चल रहे हैं, सही है? यस सर। राइट, अब किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई इसमें तीनों में अगर कहीं पर दूसरा मामला। नो सर। ठीक, चलिए अब इसमें क्या होता है, जो अगले अगले केसेस आते हैं इनको, इन सब में हमने क्या किया हुआ है कि स्प्रिंग का जो दूसरा वाला साइड है, ये इधर वाला साइड है, एक साइड हमने वॉल से अटैच कर रखा है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स में आप क्या करते हो, स्प्रिंग का एक साइड आपके वॉल से अटैच है, कॉम्बिनेशन आप चाहे जैसे मर्जी लगाइए। अच्छा एक चलो एक और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। सपोज दैट कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता मास एम, और हम लेफ्ट साइड पर दो स्प्रिंग सीरीज में लगा देते हैं, एक स्प्रिंग आप यहाँ पर पैरेलल में लगा दीजिए। सपोज ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब एक इसको हम 3k मान रहे हैं, इसको 6k मान लेते हैं, और ऊपर वाले कांस्टेंट को हम k मान लेते हैं, और इसको कुछ वेलोसिटी v0 दी। अब बताओ जरा इसमें इंडिविजुअल स्प्रिंग्स के अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन कितनी है? इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा, इसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा, इसके अंदर मैक्सिमम एलोंगेशन कितना आएगा? तीनों स्प्रिंग्स में अलग अलग। ये ऊपर के दोनों कंसेप्ट को मिला लो आप जरा। सबसे पहले क्या करो, एनर्जी कंजर्व, बट एनर्जी कंजर्वेशन से पहले के इफेक्टिव चाहिए होगा इसका। तो 3 और हाँ 3k और 6k में सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ। 3k और 6k में सीरीज वाले फॉर्मूले के हिसाब से जब इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये 2k आ जाएगा, और 2k इस लगा के देख लो, 1/3k प्लस 1/6k करोगे तो ये नहीं सर, इक्विवेलेंट 1/2k आ जाएगा। ऊपर कर देंगे उसको। 1/2k तो 1/k इफेक्टिव आएगा। हाँ यस सर। हाँ, तो k इफेक्टिव यहाँ 2k, और फिर 2k और ऊपर वाला k पैरेलल में, तो टोटल हो जाएगा 3k। तो जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखेंगे, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बराबर हाफ यहाँ पर 3k, जो टोटल मतलब ओवरऑल जो स्प्रिंग का इफेक्टिव कांस्टेंट आएगा इनटू एक्स मैक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो बेसिक थ्योरी है। अब जो ऊपर वाली स्प्रिंग है, अगर इसके अंदर हम एलोंगेशन की मैक्सिमम वैल्यू को x1 कहें, 3k वाले के एलोंगेशन की मैक्सिमम वैल्यू x2 कहें, और 6k वाले की एलोंगेशन की मैक्सिमम वैल्यू x3 कहें, तो इनमें क्या रिजल्ट लगाओगे? सर x1 तो x मैक्स के बराबर हो जाएगा। हाँ x1, यही थ्योरी। जैसे यहाँ पर कहा गया था कि x1 और x2 जो पैरेलल स्प्रिंग्स होती हैं उनके इंडिविजुअल एलोंगेशन और ब्लॉक का मैक्सिमम एलोंगेशन सेम होना चाहिए। तो x1 तो आपका यही आएगा जो यहाँ से x मैक्स कैलकुलेट कर दे सर √m/3k v0। और जो सीरीज में लगे हैं उनके एलोंगेशंस का टोटल, यानी कि x2 प्लस x3, ये चीज आपकी x मैक्स आएगी। सर जो x2 आ रहा है वो 2/3 आ रहा है, x3 1/3 x मैक्स आ रहा है। हाँ राइट, पैरेलल वाले की मैक्सिमम एलोंगेशन तो डायरेक्टली ब्लॉक के बराबर कर दीजिए। सीरीज वालों के जो हैं, सीरीज वालों के एलोंगेशन का टोटल करो और टोटल इस ब्लॉक का मैक्सिमम एलोंगेशन के बराबर करिए, और इसके बाद इंडिविजुअली क्या लगाना है, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है तो सीरीज वाली स्प्रिंग्स में बराबर बराबर फोर्स आनी चाहिए।
तो 3k multiplied by x2 should be 6k multiplied by x3, और इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि x2 और x3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मैक्स कितनी आएगी। यस सर, आ गई। जी, ये हमें वहां भी हेल्प करेगा। ये जो टॉपिक आज कवर हो रहा है ये बेसिकली एसएसएम का पार्ट भी है। तो एसएसएम के अंदर अभी जिस चीज को आप मैक्सिमम एलोंगेशन कह रहे हो, इसको एसएसएम के लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहेंगे। तो ये मान के चलो कि थोड़ा बहुत एसएसएम का पार्ट भी कवर कर रहे हैं। 5th क्वेश्चन। अब जैसे मैंने कहा कि इन सब में आप क्या कर रहे हो कि स्प्रिंग का एक साइड वॉल से अटैच कर रहे हो। अगर इस साइड भी कुछ मास होता, इस साइड भी कुछ हम मास m कनेक्ट कर दिए, चेक करो बेटा, अगर दोनों साइड पर मासेस होते m1 एंड m2, स्प्रिंग कांस्टेंट के इसमें से मान लिया m1 को हम लोगों ने वेलोसिटी v0 दी और सपोज m2 को कोई वेलोसिटी नहीं दी गई। सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन? तो इसमें एनर्जी और जो मोमेंटम कंजर्वेशन भी आएगा। हाँ जी, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इस क्वेश्चन में? और लोग देखो बेटा, कुछ और लोग ये सोच के बताओ क्या सर करना? ये दोनों पार्टिकल एक सिस्टम में तो चलने लगेंगे। नहीं, हमेशा के लिए नहीं चलेंगे। मतलब सर बीच में एक स्प्रिंग है ना, एक पॉइंट पर ये दोनों हमेशा के लिए नहीं चलेंगे। जब स्प्रिंग Yes. का मैक्सिमम होगा इलोंगेशन। हाँ वो हाँ। इलोंगेट होगी फिर कंप्रेस होगी, ऐसे करके चलेंगे। हाँ, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से भी कराता हूँ ताकि इससे क्या होगा, एक मेरे को आने वाले चैप्टर कोलिजन की थ्योरी समझ में आएगी। इस एग्जांपल के थ्रू थ्योरी ऑफ कोलिजन भी समझ जाओगी। एक काम करते हैं यार, जैसे ये मास m1 है, ये m2 है, हम m2 को इनवर्ड वेलोसिटी देते हैं। m2 को इनवर्ड वेलोसिटी v0 दीजिए एंड सपोज m1 को कोई वेलोसिटी देते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा चेंज कर दो, प्रॉब्लम को चेंज कर दो। m2 को v0 वेलोसिटी देते हैं, m1 को कोई वेलोसिटी नहीं देते। ठीक है, मैं फिर बोला इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट हैं, एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्लस साथ में हम वन डायमेंशन की हेड ऑन कोलिजन की थ्योरी समझ आएगी आपको। इसके मोशन को अगर हम एनालाइज करें तो किस तरीके से होगा, अगर ये पूरे फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर हो, टोटली फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है और स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे थी, तो अगर आप इसके मोशन को एनालाइज करोगे तो कुछ इस टाइप की सिचुएशंस आएंगी। देखो, अगर ये कुछ टाइम t इक्वल टू 0 का केस है स्टार्टिंग पॉइंट, तो जैसे ऐसे क्योंकि हमने इसको वेलोसिटी दी है तो ये वाला मास तो कुछ आगे आएगा। जब ये वाला मास थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएगा बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी, थोड़ा सा आगे जब बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है कि ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो ये m1 के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा? राइट। m2 को जो वेलोसिटी दी है उस वेलोसिटी की वजह से m2 फॉरवर्ड मूव करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, स्प्रिंग रीस्टोर करने के लिए m1 के ऊपर एक राइट साइड की फोर्स लगाएगी और m2 के ऊपर लेफ्ट साइड की फोर्स आएगी। तो कुछ टाइम के बाद की सिचुएशन, इससे कुछ टाइम बाद ये स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी होगी, मतलब अगर ये पूरी लेंथ इसकी L0 मान ली जाए तो अभी इसकी जो लेंथ होगी वो L0 में से कुछ कम करो, थोड़ी सी कंप्रेशन, और ये जो कंप्रेस वाली स्प्रिंग है इसकी वजह से m1 के ऊपर एक फोर्स आएगा k मल्टीप्लाइड बाई x का, m2 के ऊपर भी फोर्स आएगा अपोजिट साइड पर k मल्टीप्लाइड बाई x का। क्योंकि m2 में कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी थी तो स्प्रिंग वाली फोर्स इसके इनिशियल वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करती जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी किसी टाइम पर v2 मान लेते हैं जो ऑब्वियसली v0 से कम होगी। इसलिए कम होगी बिकॉज मूव जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसके अपोजिट साइड पर फोर्स आ रही है।
और m1 जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसके अंदर कुछ वेलोसिटी डेवलप आ जाएगी, उसको v1 मान लीजिए। और एक बार बताओ, जब तक इस m2 वाले ब्लॉक की वेलोसिटी v2 और m1 वाले ब्लॉक की वेलोसिटी v1 में, जब तक m2 की वेलोसिटी ज्यादा होगी v उससे, m1 से ज्यादा जब तक m2 की वेलोसिटी होगी, ये एक तरीके से ऐसा नहीं होगा कि m2 जो है वो m1 का पीछा कर रहा है, मतलब m1 आगे चल रहा है और उसके पीछे m2 उसको फॉलो कर रहा है। तो अगर Yes, m2 m1 का पीछा कर रहा है और m2 तेज चल रहा है, आप दो कार्स के बीच की ओवरटेकिंग का एग्जांपल लो कि एक कार का पीछा कर रहे हैं अगर हम, तो उस कार को अगर हम सामने वाली कार से तेज चलेंगे तभी तो उसका पीछा कर पाओगे। तो जब तक ये m2 वाले मास की वेलोसिटी m1 वाले मास के वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तब तक इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, m2 m1 के बीच की डिस्टेंस, वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे कम होने लगेगी। कार वाले एग्जांपल से समझ आ रहा है कि अगर आगे कोई गाड़ी चल रही है, पीछे हम चल रहे हैं और उससे हम तेज चल रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी कार में और आगे वाली कार के बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर m2 और m1 के बीच में जो स्प्रिंग है वो इतनी ज्यादा कंप्रेस हो चुकी होगी कि m2 की वेलोसिटी और m1 की वेलोसिटी लगभग बराबर आ चुकी, लगभग नहीं, एग्जैक्टली बराबर आ जाएगी। यहाँ तक का पॉइंट समझ पा रहे हैं? यस सर। हाँ ना। सोचिए, देखो, m1 को एक कार लो और m2 भी एक कार मान लीजिए। ऐसा इमेजिन करिए कि दो कारें चल रही है, m1 वाले कार का जो ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा है और m2 वाले कार का जो ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा रहा है। तो जिसमें ब्रेक लगेगी उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी और जो एक्सेलरेट करेगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो एक टाइम पर ये दोनों स्पीड बराबर आ जाएगी। इसके बाद वाली सिचुएशन क्या होगी, m2 में अभी भी ब्रेक्स लगे होंगे और m1 अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब जो पीछे वाली ब्लॉक है या पीछे वाली जो कार है उसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी। अब आगे वाली कार तेज हो गई और पीछे वाली कार स्लो हो गई, तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, क्या लगता है आप लोग को, इनके बीच का डिस्टेंस और कम होगा या फिर अब बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बढ़ेगा। डिस्टेंस? बढ़ना करना चाहिए सर। तो यही स्टेज ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ। कार के ओवरटेक एग्जांपल से समझोगे बहुत अच्छे समझ आता है। स्टेज ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन ये हुआ जहां पर दोनों कॉमन वेलोसिटी पर आ गए, बट ये कॉमन वेलोसिटी सस्टेन नहीं रह पाएगी। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये इसी वेलोसिटी से चलते रहेंगे, सस्टेन नहीं होगी, क्योंकि ये स्प्रिंग कंप्रेस है। तो जब ये स्प्रिंग कंप्रेशन में होगी तो इसकी फोर्स m2 पर लग रही होगी और m1 पर भी लग रही होगी। m1 के लिए तो स्प्रिंग की फोर्स एक्सेलरेट करने का काम कर रही है और m2 के लिए स्प्रिंग की फोर्स ब्रेक लगाने का काम कर रही है। तो ये भी और स्लो हो जाएगा, ये और फास्ट हो जाएगा। तो अब ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का है ये बढ़ना स्टार्ट करेगी। सर कोई ऐसे दिक्कत हो तो फिर बता देना यार हमें। सर ऐसे तो फिर m2 की वेलोसिटी एक टाइम पे 0 हो जाएगी और m1 की वेलोसिटी वो हो जाएगी जो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने m2 को दी थी v0। नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये कभी नहीं हो पाएगा। ये भी मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। हाँ, इसलिए नहीं हो, मोमेंटम भी कंजर्व होना है, एनर्जी भी कंजर्व होनी है। ये जो हम सोच रहे हैं ना कि ऐसे मतलब इस तरीके से चलते हुए क्या होगा कि ये कभी 0 हो जाएगा फिर वो ऐसे, देखिए क्यों नहीं हो पाएगा बताऊं। इसके बाद वाली स्टेज में क्या ये स्प्रिंग और ज्यादा दबेगी, मतलब और कंप्रेस होगी, या धीरे धीरे अब एक्सपैंड होगी ये? अब तो एक्सपैंड होगी सर। तो इसके बाद m2 अभी आगे चलेगा और आगे जाएंगे, m1 भी और आगे जाएगा, स्प्रिंग अभी भी कंप्रेस होगी, लेकिन अब इसका जो कंप्रेशन होगा इस मैक्सिमम कंप्रेशन से थोड़ा कम होगा। इस बात को समझो आप। मैं अगर एक न्यूमेरिकल डेटा के हिसाब से समझाऊं तो कुछ ऐसा समझ सकते हो कि मान लेते हैं स्प्रिंग की लेंथ समझने के लिए, देखो
तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या हुआ यहाँ पर। मान लीजिए स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ 100 सेंटीमीटर की थी, ओरिजिनल लेंथ, ऐसे एग्जांपल चूज कर रहे हैं। यहाँ पर वो लेंथ 90 सेंटीमीटर हो गई, मतलब कितना कंप्रेस हो चुका है वो, ओरिजिनली 100 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर वो लेंथ 80 सेंटीमीटर हो गई, तो हम कहेंगे 20 सेंटीमीटर कंप्रेस हो गया। अब ये लेंथ मान लिया 85 सेंटीमीटर हो गई, तो कंप्रेस तो अभी भी है, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ 100 थी। 100 से 85 को कंपेयर करो तो अभी भी कंप्रेशन थे आप, लेकिन ये वाला कंप्रेशन इस 80 वाले से तो थोड़ा कम ही है ना। यहाँ पर कंप्रेशन 20 सेंटीमीटर का है, यस सर। यहाँ पर कंप्रेशन 15 सेंटीमीटर का है, यानी कि अप टू द मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब ये स्टेज ऑफ कंप्रेशन कह सकते हो इसको। और इसके बाद जो स्टेज आ रही है उस कंप्रेशन को रिकवर करने की स्टेज है कि अब धीरे धीरे कंप्रेशन आपका कम होता जाएगा, और आगे बढ़ेंगे ये लोग, M2 और आगे जाएगा, M1 भी और आगे जाएगा, और ज्यादा कंप्रेशन इनकी जो होगी वो 85 से मान लीजिए आपकी 95 हो गई, यानी अब सिर्फ 5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन बचा हुआ। और ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी भी आ जाएगी कि स्प्रिंग वापस 100 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ऐसे चलते चलते ये स्टेज भी आएगी। अब क्या होगा यहाँ पर यार, देखिए अभी भी M2 चल रहा है इस तरफ V2 वेलोसिटी से, M1 चल रहा है V1 वेलोसिटी से, बट अब V1 V2 से बड़ा है, और अभी भी चलेंगे यहाँ पर कुछ वेलोसिटी से ये चलेंगे। अभी भी M1 फास्ट है विद रिस्पेक्ट टू M2, और M2 स्लो है। तो पहले भी 100 सेंटीमीटर पे थे, अभी भी 100 सेंटीमीटर पे आ गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है। पहले जब 100 सेंटीमीटर थे तो M1 के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी और M2 के पास V0 थी। अब जब आप 100 सेंटीमीटर पे आए तो M2 के पास भी कुछ वेलोसिटी होगी और M1 के पास भी कुछ वेलोसिटी होगी। अब मेरे को आप पूरा ये सोच के बताओ, तो उसके आगे की चीज बताए। अगर आप ये पूरी प्रोसेस समझ पाए हो तो बताओ, तो फिर से समझाएं तो, और अगर क्लियर है तो और आगे बता चले। है जी बच्चे, बताओ। यस सर, मतलब अब यस ये जो समझ V2 होगा ये V0 के बराबर तो नहीं होगा ना अब? नहीं, हाँ सर, फिर ठीक है सर। इट कैन नॉट बी V0, इवन V1 भी V0 के बराबर नहीं होगा। नहीं, यस सर, वो तो नहीं होगा। मैं फिर बोला ये क्वेश्चन भी है और साथ में हमारे कोलिजन की थ्योरी भी है। तो अब हमने क्या किया इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में हमने क्या किया यहाँ पर, पहले तो स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, अब उस कंप्रेशन से नॉर्मल पर आए, तो एक तरीके से आप कंप्रेशन को रिकवर कर रहे हो। रिकवरिंग जो कंप्रेशन, अब कंप्रेशन की जगह प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे तो आप कह सकते हो कि जो डिफॉर्मेशन हुआ था वो डिफॉर्मेशन आप रिकवर कर रहे हो। कोलिजन के टाइम पर अगर इस चीज को हम कोलिजन के लैंग्वेज में बात करेंगे ना, तो जो डिफॉर्मेशन को रिकवर करने का प्रोसेस होता है ये कहलाता है आपका रेस्टिट्यूशन। यस सर। इसको रेस्टिट्यूशन वर्ड से नाम, मतलब रेस्टिट्यूशन इज अ फिनोमिना। रेस्टिट्यूशन एक फिनोमिना है जिसके अंदर कोई बॉडी जो डिफॉर्म हुई थी वो अपने डिफॉर्मेशन को धीरे धीरे हील कर रही है, डिफॉर्मेशन उसका धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब वो नॉर्मल हो जाएगी। और जो स्टेज ऑफ कंप्रेशन है इसको आप कह सकते हो कि ये डिफॉर्मेशन का फेज था। तो पहले डिफॉर्मेशन होगी, फिर रेस्टिट्यूशन यानी कि रिकवरी होगी उसकी। बट कई लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब एक जनरल थॉट ये आ जाता है कि यार स्प्रिंग जब स्प्रिंग जिस लेंथ पर ओरिजिनली थी कुछ टाइम बाद भी उसी लेंथ पर है, तो भले उसकी लेंथ रिपीट कर गई हो, लेंथ वापस सेम हो गई हो, वेलोसिटीज रिपीट नहीं हो रही है। वेलोसिटी V0 और 0 थी, अब यहाँ पर V2 और V1। इसके बाद आगे और ज्यादा स्टेज देखेंगे, अगर इसके बाद वाली स्टेज भी चेक करें तो क्या होगा। और इसमें 2-3 केसेस होते हैं एक्चुअली, इसके बाद वाली स्टेज में भी 2 केसेस, इसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपकी यार।
मान लीजिए M2 वाला मास, मान लेते हैं कि जो M2 वाला मास है वो M1 वाले मास से अटैच नहीं है, मतलब M2 स्प्रिंग को टच तो कर रहा है यहाँ पर, भाई इससे बंधा हुआ नहीं है। M2 को स्प्रिंग के साथ आपने टाई नहीं किया हुआ है, सिर्फ उसके साथ टच कर दिया था उसको। ऐसी कंडीशन में आगे क्या होगा यार, अगर ये M2 स्प्रिंग से बंधा हुआ ना हो तो आगे वो कांटेक्ट लीव कर देगा। मतलब इसके बाद जैसे यहाँ तक तो हो गया, हाँ इसके बाद क्या M2 और स्प्रिंग आपस में अटैच, आपस में कांटेक्ट में रहेंगे या नहीं? नो सर। नो नहीं रह सर। पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल स्प्रिंग जब नॉर्मल हो जाएगी तो अब ये स्प्रिंग M2 पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही। फोर्स बाय स्प्रिंग एट दिस पॉइंट इज 0, फोर्स बाय स्प्रिंग एट दिस पॉइंट इज आल्सो 0। और क्योंकि अटैच तो है नहीं इससे, तो अब क्या होगा, ये स्प्रिंग और वो जो M1 मास है वो आगे बढ़ जाएंगे, M2 आगे चलता रहेगा, और अब ये इसी v2 वेलोसिटी से परमानेंट चलता रहेगा, बिकॉज जब फोर्स 0 हो जाएगी तो न्यूटन की फर्स्ट लॉ, दिस पार्टिकल विल कंटिन्यू विद द सेम वेलोसिटी। अगर इससे अटैच होगा, इसमें अगर M2 और स्प्रिंग आपस में बंधे होंगे, तो जिस तरीके से आपका ये कंप्रेशन का प्रोसेस चला है, इसी तरीके से अब एलोंगेशन की प्रोसेस आएगी। अगर ये अटैच होंगे, फिर से बोल रहा हूँ, अगर M2 और स्प्रिंग अटैच होंगे तो इसके बाद भी एक प्रोसेस आनी है, और इसके बाद की प्रोसेस क्या आएगी, अब वो स्प्रिंग एलोंगेट होती जाएगी, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती जाएगी, 105, 110, 120, बट उसकी भी एक लिमिट आएगी, मतलब एलोंगेशन की भी एक मैक्सिमम लिमिट होगी। और जो एलोंगेशन की मैक्सिमम लिमिट होगी, जैसे मैक्सिमम कंप्रेशन की बात की जा रही है, वैसे ही एक मैक्सिमम एलोंगेशन की स्टेज आएगी। उस टाइम पर क्या होगा, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? नोटिस करिए, अभी M1 फास्ट है, 0 नहीं होगी बच्चे, हाँ हाँ सॉरी, अभी M1 फास्ट है और M2 स्लो चल रहा है। अगेन कार वाला एग्जांपल लीजिएगा, दो कारें चल रही हैं, आगे वाली कार की स्पीड ज्यादा है, पीछे वाले कार की स्पीड कम है। जब ये स्प्रिंग इसके बाद एलोंगेट करेगी, उस केस में, जिस केस में M2 और स्प्रिंग आपस में अटैच होंगे, जिस केस में M2 और स्प्रिंग अटैच नहीं है, उस केस में यही फाइनल स्टेज है, इसके बाद अब कुछ नहीं होगा। बट अटैच वाले केस में जब ये स्प्रिंग एलोंगेट करेगी, तो उस एलोंगेटेड स्प्रिंग का M1 के ऊपर बैकवर्ड फोर्स आएगा, यानी अब आगे वाली कार ने ब्रेक लगा दी और पीछे वाली कार में एक्सीलरेटर दबा दिया, तो अब ये जो स्लो थी ये फास्ट होने लगी, और जो फास्ट थी वो स्लो होने लगी। मतलब मान लीजिए 40 की स्पीड पर थी, ये 60 की स्पीड पर थी, तो 60 वाले की स्पीड 60 से नीचे जाएगी, 60, 56, 52 इस तरीके से, और 40 वाले की स्पीड 40, 42, 44, 46 ऐसे जाएगी। तो क्या फिर कुछ ऐसा मोमेंट नहीं आएगा जब दोनों की वेलोसिटी फिर बराबर हो जाएगी, सॉरी कॉमन वेलोसिटी पे आ जाएंगे? यस सर, आना चाहिए। पक्का सोच के बताइए, तो देखो हमारे पास बोर्ड में स्पेस नहीं है, वरना बोर्ड डायग्राम भी हम बनाते थे। तो अगर ये अटैच्ड है, अगर M2 M1 अटैच है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन होगा। उस पीरियोडिक मोशन में होगा क्या, नॉर्मल से मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन से नॉर्मल, नॉर्मल से मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन से फिर नॉर्मल, और ये पूरा एक पीरियोडिक प्रोसेस रहेगा जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, SHM टाइप। फिलहाल फिर से बोल रहे हैं यार, अगर फिर भी डाउट हो तो बोल दो एक बार, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ना 3-4 चैप्टर से जुड़ा हुआ है। अपने क्वेश्चन पे वापस आए फिर? यस सर। ठीक, तो हमारा जो ओरिजिनल, जो हम लोग अभी जो क्वेश्चन पढ़ा रहे थे वो ये था कि बताइए मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन।
या फिर मैक्सिमम एलोंगेशन, दोनों का क्वेश्चन सेम है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन वाले टाइम पर कॉमन वेलोसिटी v है। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज भी करेंगे तो क्या लगेगा, देखो आपका जब स्टार्ट किया था तब m2 के पास वेलोसिटी थी, तो हमारा आंसर बनेगा हाफ m2 इंटू वी नॉट स्क्वायर, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर दोनों के पास v और v वेलोसिटी है, तो हाफ m1 प्लस m2 टोटल मास इंटू वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी, दोनों के काइनेटिक एनर्जी का टोटल, और कंप्रेशन वाली स्प्रिंग में एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर की, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर। ये फर्स्ट इक्वेशन। और क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर वेलोसिटी है, तो दो चीजें अननोन है, वेलोसिटी भी अननोन है और मैक्सिमम कंप्रेशन, ये दोनों चीजें अननोन है। तो एक और इक्वेशन चाहिए होगी इस केस में, और वो इक्वेशन अभी हम लोगों ने रिसेंटली वर्क एनर्जी पावर में आपको इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की डेफिनेशन बताई है। तो अगर मैं इन सबको सिस्टम मान लूं, m1 m2 स्प्रिंग, ये सब कुछ मेरा एक सिस्टम मान लिया जाए, तो इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स क्या लिखोगे आप, m1 m2 स्प्रिंग, एवरीथिंग इज इन द पार्ट ऑफ सिस्टम। होगा कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर, m1 m2 प्लस sir. स्प्रिंग एज ए सिस्टम? नहीं होगा ये। नहीं होगा। और न्यूटन लॉ कहता है कि अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगी तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हो। तो सेकंड इक्वेशन आप ये लिखोगे m2 v नॉट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम का मोमेंटम m1v प्लस m2v। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन से v की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और मैक्सिमम कंप्रेशन को सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा, अगर ये सब कुछ करके देखें, मतलब यहाँ से v निकालें, सेकंड इक्वेशन से v की वैल्यू, यहाँ पर v स्क्वायर की जगह पर v की वैल्यू रखें अगर, और उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन को सॉल्व करें, कुछ ऐसा आंसर आएगा। देखो x max will be equal to, इनफैक्ट अगर हम पूरा ना भी सॉल्व करें ना, खाली इतना ही दिखा दें आपको, देखो क्या आएगा। ये थोड़ा सा अपने आप करना यार, क्योंकि ये भी चीज अच्छी है। ये जो हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर है, सुनो सुनो एक मिनट सुनो, इसको लेफ्ट साइड कर दो आप, इक्वल टू की जगह लेफ्ट साइड, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जब v स्क्वायर रखोगे आप सेकंड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से v स्क्वायर की वैल्यू जब रखेंगे, करके देखो, बिकॉज मेरा किया हुआ है पहले से इसलिए मुझे याद है। तो ये कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू वी नॉट स्क्वायर एंड इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं फिर बोलो, जल्दीबाजी में ना करिएगा, एक बार लिख के देखो अपने आप। सेकंड इक्वेशन से v की वैल्यू जो कि आएगी m2 v नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, वो इसे v स्क्वायर की जगह रखो आप, चेक करो यही इक्वेशन बनती है कि नहीं बनती है। सब बन रही है जी ईमानदारी से कर लो यार, अभी फिर बोल लो, एक बार डेरिवेशन कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा ये। ट्रस्ट मानो कई सारे चैप्टर तुम्हारे आसान हो जाएंगे अगर एक बार डेरिवेशन कर लिया इसका। तो अभी इसका बेनिफिट दिखाते हैं। आ रहा सभी लोग तो सब बताओ अभी, यस सर। यस सर। मतलब ये एक्सप्रेशन आपका मिल गया ना? यस मैंने सर आ गया। चलिए, अब जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था, सबसे पहला वाला क्वेश्चन आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या इक्वेशन बनी थी? सबसे पहला वाला क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम एलोंगेशन निकाला था, सर एक्स क्या वो ऐसी इसी टाइप की इक्वेशन नहीं बनी थी कि हाफ mv स्क्वायर बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर? इसी टाइप
एक्चुअली इक्वेशन तो बिल्कुल वैसी ही बन रही है, बस फर्क सिर्फ क्या आ रहा है कि जहां पर m आ रहा था रिड्यूस फर्स्ट एग्जांपल में जहां पर m आ रहा था, अब उस एग्जांपल में यहाँ पर क्या बन रहा है आपके पास m1 m2 by m1 plus m2। इसको एक तरीके का इक्विवेलेंट मास कह सकते हो, या इसको एक तरीके से कहा जाता है रिड्यूस मास, रिड्यूस्ड और इक्विवेलेंट मास। रिड्यूस वर्ड एक्चुअली इससे लगाया जाता है इसमें, रिड्यूस्ड वर्ड का रीजन अलग है। रिड्यूस वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू m1 और m2 दोनों से छोटी आएगी। फॉर एग्जांपल m1 3 किलोग्राम और m2 6 किलोग्राम। तो अगर 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम के मास होते हैं तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 ये 2 किलोग्राम आ जाता है। मतलब जो वैल्यू आएगी वो इंडिविजुअल मासेस से कम आएगी, m1 m2 से छोटी वैल्यू आएगी। छोटे आने की वजह से आप यहाँ पर रिड्यूस वर्ड यूज कर रहे हो कि मास रिड्यूस हो गया है। मतलब स्प्रिंग से कनेक्टेड मास कितना है, स्प्रिंग अगर हम 3 किलोग्राम और 6 किलोग्राम का एग्जांपल लें तो इसका मतलब स्प्रिंग से कनेक्टेड टोटल मास 9 किलोग्राम है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन में जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, सिर्फ 2 किलोग्राम, 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6। तो रिड्यूस मास का कंसेप्ट क्या लग रहा है, 3 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम अगर दो मास कनेक्टेड हैं और उनमें से किसी एक मास को वेलोसिटी दी तो ये सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है जैसे कि एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच कर दिया गया हो। मैं इसको डायग्राम से बना मेरे पास, मतलब मैं ये कह रहा हूं यार कि एक स्प्रिंग ले और उसके एक तरफ आप 3 केजी का मास अटैच करें और एक तरफ 6 केजी का मास अटैच करें और 3 केजी को वेलोसिटी दे दे, और वहीं दूसरी तरफ स्प्रिंग का एक साइड फिक्स कर दीजिए और इससे 2 केजी का मास अटैच कर दे और उसको सेम वेलोसिटी दे दे। इनमें से कौन से केस में कंप्रेशन ज्यादा है, यहां पर स्प्रिंग में ज्यादा कंप्रेशन आएगा या फिर यहां पर कंप्रेशन ज्यादा आएगा? तो हम लोग ये कहेंगे यार दोनों चीजें आइडेंटिकल है, ये और ये बिल्कुल एक जैसी चीजें है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी ये इक्वेशन बनेगी। हम लोगों ने अभी यही वाली प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो इस प्रॉब्लम को अगर हम एनर्जी और मोमेंटम दोनों का यूज करके जब सॉल्व कर रहे हैं तो एंड में इसका जो सबसे लास्ट रिजल्ट है वो तो ये बन रहा है, और यहाँ पर हमको मोमेंटम की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। तो जो इक्वेशन यहाँ डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन से आएगी वही इक्वेशन यहाँ एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन को मिला करके बन रही है। बोथ आर आइडेंटिकल। सो अ सिस्टम ऑफ 9 किलोग्राम इज रिड्यूस्ड टू अ 2 किलोग्राम बॉडी, इसलिए इसको रिड्यूस मास कहते हैं। दोनों केसेस में स्प्रिंग का कंप्रेशन सेम आएगा। इवन अगर ऐसा वेलोसिटी के डायरेक्शन पलट दीजिए, आप इसको v नॉट इस तरफ कर दीजिए तो सेम थ्योरी एलोंगेशन के लिए लगा सकते हो। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? यस सर। यस सर। पूरा रिड्यूस मास क्यों बोला, ये क्लियर हो गया? 9 kg इज रिड्यूस टू 2 किलोग्राम, बहुत छोटा हो गया। तो ऑब्जेक्टिवली क्या कर सकते हैं, आगे से जब क्वेश्चन आएंगे तो आगे से हम एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन लगा करके हम अपना टाइम क्यों बढ़ाएंगे क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, इन दो मासेस को रिड्यूस कर देंगे, दो मासेस को रिड्यूस करके सिंगल मास कर दीजिए, और सिंगल मास की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है। और इसको और जनरलाइज कर दें, अगर और जनरलाइज क्या कर सकते हैं कि अगर हमने एक को v नॉट वेलोसिटी दी और इसको हमने कहा था कि कोई वेलोसिटी नहीं थी, अगर हमने दोनों में वेलोसिटी दी होती रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा देते, यानी कि फाइनली कंक्लूजन पे आ रहे हैं यार। इस टाइप की प्रॉब्लम का कंक्लूजन ये बनेगा कि अगर आपके पास m1 मास और m2 मास, दो अलग अलग मासेस कनेक्टेड बाय स्प्रिंग हो, एक को आप u1 वेलोसिटी प्रोवाइड करिए और एक को u2 वेलोसिटी प्रोवाइड करें,
तो दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग जिसका एक साइड वॉल से अटैच करिए और दूसरे साइड पर जो मास कनेक्ट करेंगे रिड्यूस कर दीजिए। रिड्यूस मास का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जो मास कनेक्ट होगा वो m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और इस रिड्यूस मास की जो वेलोसिटी रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिड्यूस मास, वो u1 और u2 का रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2। क्या अब इसके अंदर मैक्सिमम इलोंगेशन कैलकुलेट नहीं किया जा सकता इन अ सिंगल स्टेप? Yes. यस आज के हाँ, आज का फर्स्ट एग्जांपल ही हुआ ये। तो दो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस में आगे से ध्यान रखिएगा पेपर जब आएगा, क्वेश्चन पेपर के टाइप पर। ठीक है, ये नॉलेज अच्छी बात है कि हम एनर्जी कंजर्व करेंगे, मोमेंटम भी कंजर्व करेंगे, बट टाइम लग जाएगा क्वेश्चन करने में। टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हो कि आप दो मासेस को हटा दीजिए, एक साइड वॉल लगा दें और एक साइड रिड्यूस मास कर दीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी ले ले। रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव स्पीड नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि इनके डायरेक्शंस का रोल होगा। अगर हम u1 को लेफ्ट साइड कर देते तो ये u1 जो राइट है वो लेफ्ट होता मान लीजिए, तो यहाँ पर अभी भी हम u1 माइनस u2 करेंगे या फिर u1 प्लस u2 करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है प्लस कर प्लस होगा ना। हाँ जी, मतलब डायरेक्शंस को ध्यान रखना है। तो इससे आप निकाल सकते हो कि मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा ऑब्जेक्टिव मेथड के थ्रू। और आगे देखते हैं। अब क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, मतलब किनके कौन कौन से क्वेश्चन इनके अंदर आते हैं। एक तो जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन और मैक्सिमम कंप्रेशन, तो वो अब हमें समझ आ गया। दूसरा पूछते हैं कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेज आएगी उस टाइम पर दोनों के पास कॉमन सेम वेलोसिटी, यहाँ भी वेलोसिटी v है और यहाँ भी वेलोसिटी v है, ये कितनी आएगी? व्हाट विल बी द कॉमन वेलोसिटी एट द मैक्सिमम स्टेज, मैक्सिमम कंप्रेशन, द कॉमन वेलोसिटी एट मैक्सिमम कंप्रेशन, वो कैसे निकालेंगे? कॉमन वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ अ मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकालेंगे? तो ये सीधा सीधा मोमेंटम कंजर्व कर लीजिए। दो बड़े फेमस क्वेश्चंस आते हैं, एक मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना, वो ऑब्जेक्टिवली हो जाएगा। एक आता है कॉमन वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, वो भी ऑब्जेक्टिवली हो जाएगा अगर हम सीधा सीधा मोमेंटम कंजर्व करते हैं। लाइक m1 u1 प्लस m2 u2 और उसको टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये कह सकते हो कि दिस इज द कॉमन वेलोसिटी एट मैक्सिमम कंप्रेशन या फिर मैक्सिमम इलोंगेशन। ये कॉमन वेलोसिटी आएगी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैक्सिमम इलोंगेशन निकालने के लिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बिल्कुल याद कर लो। मैक्सिमम इलोंगेशन निकालनी है तो पहले सिस्टम को रिड्यूस कर दो, दो मासेस को रिड्यूस करके एक मास ले आओ, एनर्जी कंजर्वेशन, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, वो भी एक लाइन का ही क्वेश्चन होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए आपको? यस सर। यस सर। ठीक, अब आते हैं जो हमने ये पूरा डिस्कशन किया था, इसके पीछे कुछ और रीजन था मेरा। जो अभी आपने प्रॉब्लम समझी उस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था यार कि अगर M2 स्प्रिंग से अटैच नहीं होता तो क्या क्या कंडीशन आती? अगर M2 मान लीजिए स्प्रिंग से नहीं अटैच होता तो पहले ये इसके कांटेक्ट में आता, पहले इसके कांटेक्ट में आता, कंप्रेशन होती, कंप्रेशन का मैक्सिमम स्टेज आता, यहाँ पर एक कॉमन वेलोसिटी आती, उसके बाद वो कंप्रेशन धीरे धीरे रिड्यूस होता, मतलब कंप्रेशन तो रहेगा लेकिन कंप्रेशन की वैल्यू कम होती जाएगी और धीरे धीरे स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे आ जाएगी।
लेकिन जब स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पर आएगी तो दोनों के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटीज होंगी जो कि इनिशियल वेलोसिटी से अलग होगा, कुछ वी नॉट से कुछ डिफरेंट होगा। और उसके बाद अगर ये स्प्रिंग अटैच नहीं है इससे, तो यही वेलोसिटीज फाइनल वेलोसिटीज बन जाएंगी। इनके बाद फर्दर वेलोसिटीज चेंज नहीं होंगी, स्प्रिंग में फर्दर कोई इलोंगेशन नहीं आएगी। एग्री कर रहे हो यहाँ पे? यस सर। यस सर। Yes. ना एग्जैक्टली सेम चीज होती है जब दो बॉडीज कोलाइड करती है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस इन वन डायमेंशन कोलिजन, इन अ वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। सेम प्रोसेस होता है। मतलब आपसे कहा जाए कि एक m1 मास है, दूसरा एक m2 मास जो v0 वेलोसिटी से आ रहा है। m2 एक तरीके का स्ट्राइकर हो गया मेरे लिए और m1 एक तरीके की टारगेट हो गई। तो टारगेट एट रेस्ट मान लेते, एंड बेस्ट एग्जांपल इसको समझने के लिए कैरम का लेते। तो और ये स्टेटस हम डिफाइन करते हैं कोलिजन से जस्ट पहले वाला। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जस्ट बिफोर। मतलब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि कोलिजन से 2 साल पहले की वेलोसिटी यूज करें। मतलब कोलिजन आज हो रहा, 2 साल पहले ये m2 कितनी वेलोसिटी पे चल रहा था, क्या मतलब है उसका? जब कोलिजन हो रहा है उसके जस्ट पहले क्या वेलोसिटी है। सेम प्रोसेस होता है यार। ये जो बॉडीज होती है, इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या है कि ये रबर टाइप की बॉडीज होंगी। तो ये क्या होता है, जब m2 और m1 आपस में भिड़ते हैं, कोलाइड करते हैं, तो ये m2 और m1 एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि इनके बीच में स्प्रिंग है, वर्चुअल स्प्रिंग बिटवीन m2 m1 है। फिजिकली कोई स्प्रिंग नहीं है, बट वर्चुअल एक स्प्रिंग है, क्योंकि इनके सरफेसेस इलास्टिक है। तो ये पूरा वैसे ही काम करेंगे जैसे भी पिछले एग्जांपल में हुआ है। दोनों कोलाइड करेंगे और एक स्टेज आएगी जहां पर दोनों बॉडीज डिफॉर्म हो चुकी हैं मैक्सिमम ड्यूरिंग कोलिजन। मतलब कोलिजन के बीच में ही एक ऐसी स्टेज आई जहां पर इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कंप्रेशन यानी कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ चुकी, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ हनी। और उस स्टेज पर ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी पर होंगे। अगेन स्प्रिंग वाले से एग्जांपल लो, जो मैंने 100 वाला एग्जांपल दिया था कि 100 से 90 हुआ, 90 से 80 हुआ, 80 से वापस 85, 95 और फिर 100 हो गया। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यानी मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुकी है। अब कंप्रेशन और नहीं हो सकता, अब ये नॉर्मल लेंथ की तरफ जाएंगे। m2 m1 के पास v2 और v1 की वेलोसिटीज हो गई। इमेजिन करना होगा स्प्रिंग वाली क्वेश्चन को, मैं फिर बोलूं। ये वो स्टेज हो गई जो पिछले एग्जांपल में, पिछले डायग्राम के अंदर स्प्रिंग जब दोबारा 100 सेंटीमीटर की हुई थी। इमेजिन करिए, ये वो सिचुएशन है जब स्प्रिंग 100 सेंटीमीटर की थी, ये वो सिचुएशन है जब स्प्रिंग 80 सेंटीमीटर की हो गई, ये वो सिचुएशन है जब स्प्रिंग फिर से 100 हो गई। और क्योंकि ये कनेक्ट तो है नहीं आपस में, बधे हुए तो है नहीं, तो यही इनकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएंगी, विच इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। यानी ड्यूरिंग कोलिजन, ये पूरा प्रोसेस आपका ड्यूरिंग कोलिजन कहलाएगा। ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक आप इसको ड्यूरिंग कोलिजन बोल सकते हो। इसे ड्यूरिंग कोलिजन के दो पार्ट्स हैं। ड्यूरिंग कोलिजन का एक पार्ट डिफॉर्मेशन का टाइम है, जहां पर कंप्रेशन हो रही थी, और एक पार्ट इसमें रेस्टिट्यूशन का है।
रेस्टिट्यूशन मतलब जहां पर डिफॉर्मेशन जितनी होनी थी वो हो चुकी है, अब हम डिफॉर्मेशन को कम कर रहे हैं और वापस नॉर्मल लेंथ की तरफ जा रहे हैं। और अगर हम मोस्ट आइडियल कंडीशन मान लें कि कोई लॉस वॉस नहीं हुआ एनर्जी का, साउंड नहीं आई, कोई लाइट नहीं आई कोलिजन के टाइम पर, जो नॉर्मल केसेस होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अभी जो आपने स्प्रिंग में कौन कौन से प्रिंसिपल यूज किए, स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में हमने दो बेसिक एनर्जी मोमेंटम लगाया था, तो यही चीज यहाँ पे लगाई। सेम ही क्वेश्चन है, अलग से कुछ है नहीं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आपको फिजिकली स्प्रिंग दिख नहीं रही है इसके अंदर। तो हम मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं, एक इक्वेशन जिसके हिसाब से क्या बनेगा, इनिशियल मोमेंटम m2 v0 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम m2 v2 प्लस m1 v1, हो गई एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, स्प्रिंग वाले से फिर समझिएगा, स्प्रिंग की लेंथ यहाँ पे 100 है, यहाँ पर 80 हुई थी, 20 सेंटीमीटर का कंप्रेशन वाला केस जो दिखाया था है, और वापस 100 हो गए। तो एक तरीके से स्प्रिंग यहाँ भी नॉर्मल है और स्प्रिंग यहाँ भी नॉर्मल है, तो ना तो यहाँ पर स्प्रिंग में कोई एनर्जी है, ना तो यहाँ पर स्प्रिंग में कोई एनर्जी है। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ के काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि इलास्टिक ओरिजिन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉलो होगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखो, ध्यान से समझो जरा, क्या रीजन है कि हम यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी और यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कह रहे हैं, जबकि तुम लोग के पास बच्चा नोट्स होगा, पीछे का अगर नोट किया है तो स्प्रिंग वाले से कंपेयर करके देखो, फिर बोल रहा हूँ। लेंथ ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर भी 100 और लेंथ ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर भी 100, यहाँ भी नॉर्मल स्प्रिंग है, यहाँ पे नॉर्मल स्प्रिंग है। एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग एनर्जी की टोटल वैल्यू कंजर्व होगी, बट क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग एनर्जी 0 है और यहाँ भी स्प्रिंग एनर्जी 0 है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी और यहाँ वाली काइनेटिक एनर्जी बराबर है। क्या ये चीज हम यहाँ भी कह दें, कंप्रेशन जब हुआ है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों बराबर आएंगे? नो सर, नहीं होगा, थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल से ज्यादा आएगी कि कम आएगी? कम स्प्रिंग का केस सोच के देखो ना, कम आएगी सर। के पास चली जाएगी ना। कम आएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इवन द कोलिजन इज इलास्टिक, इवन इफ द कोलिजन इज कंप्लीटली इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर ये तो बराबर होंगे, बट काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वो कुछ कम आएगी। तो अगर इसको मतलब वर्ड्स में पूछा जाए कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी हर एक मोमेंट पर कंजर्व होती है, एवरी मोमेंट, नो सर। नो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड एट एवरी मोमेंट? फॉल्स। नो सर। फॉल्स है ना। और अगर स्टेटमेंट हो कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन, ट्रू। ये ट्रू। ये ट्रू है। एवरी मोमेंट में क्या होगा, एवरी मोमेंट जब बोल दिया तो उसमें तो ये वाला भी मोमेंट आ जाएगा, इस मोमेंट पर तो एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, बट काइनेटिक सिर्फ, अगर हम सिर्फ काइनेटिक की बात करेंगे वो नहीं कंजर्व होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के एनर्जी में जा चुकी होगी। सर लेकिन यहाँ पे तो स्प्रिंग है नहीं, तो वो एनर्जी कहाँ गई होगी? नहीं, यहाँ स्प्रिंग नहीं है, मैंने कहा फिजिकली स्प्रिंग नहीं दिख रहा है, बट एक्चुअली क्या होता है कि इलास्टिसिटी जो चैप्टर होता है वो ये कहता है कि हम तो ये भी बोलते हैं कि स्टील भी इलास्टिक है, आयरन भी इलास्टिक है, मतलब माइक्रो लेवल पर दुनिया की हर बॉडी में डिफॉर्मेशन होते हैं, और ये डिफॉर्मेशन एटॉमिक लेवल के डिफॉर्मेशन है। आप ये कहोगे कि ये इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी में जाएंगे। यस।
हमने एनालॉग स्प्रिंग का लिया था सिर्फ आपको विजुअलाइज कराने के लिए कि कोलिजन के टाइम पर क्या होता है। ठीक है, स्प्रिंग एनर्जी नहीं है बट मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल दबेंगे तो वो मॉलिक्यूलर एनर्जी भी होती है, बॉन्ड होते हैं उनके बीच में, बॉन्डिंग वॉन्डिंग, वो सारी एनर्जी से बदलती है। यस राइट है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं यार। अब इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो बेसिकली हमको एक और इक्वेशन बन जाती है। वो क्या होती है, सेकंड इक्वेशन में थोड़ा सा देखिएगा किस तरह से कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन में अगर हम ये हाफ करें तो ये सारे हाफ कैंसिल हो जाएंगे, हाफ 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 सारे हाफ कैंसिल हो जाएंगे। m2v2 स्क्वायर जो राइट साइड पर है, m2v2 स्क्वायर ऑन द राइट साइड, इसको आप लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर दो, m2v2 स्क्वायर लेफ्ट साइड पर, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, m2 इधर इधर v0 स्क्वायर है, यहाँ पर v2 स्क्वायर है, ये v2 स्क्वायर जब लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कंसेप्ट लगाएंगे और राइट साइड पर आएगा m1 v1 स्क्वायर। और फर्स्ट इक्वेशन से अगर एक चीज नोटिस की जाए, फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप एक चीज नोटिस करो कि m2 v0 और ये m2 v2 लेफ्ट साइड ले जाओ तो m2 v0 माइनस m2 v2 इसको लेफ्ट साइड लेके जाएगा, m2 v0 माइनस m2 v2 वो m1 v1 है। मतलब ये जो टर्म आप देख रहे हो m2 v0 माइनस v2 और यहाँ v1 स्क्वायर को v1 इंटू v1 कर लेगा तो m1 v1, ये दोनों टर्म सेम है, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास क्या बन जाता है, v1 माइनस v2 बराबर v0। velocity of approach equal to velocity of जी, v1 माइनस v2 क्या है, कोलिजन के बाद की रिलेटिव स्पीड। v1 माइनस v2 कोलिजन हो जाने के बाद इन दोनों मासेस के बीच का रिलेटिव स्पीड है। और v0 क्योंकि m1 रेस्ट था तो v0 कोलिजन से पहले वाली रिलेटिव स्पीड है। तो ये हमारा एक अलग कंसेप्ट बन जाता है कि कोलिजन के बाद की जो रिलेटिव स्पीड होगी और कोलिजन से पहले वाले रिलेटिव स्पीड ये बराबर आएगी। रिलेटिव स्पीड एक तरीके से चेंज ही नहीं हुई इलास्टिक कोलिजन के टाइम पर। रिलेटिव देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिविजुअल स्पीड बदल गई। m2 जो पहले v0 पे था कोलिजन से पहले, ये v0 पे था, कोलिजन के बाद वो v1 v2 पे आ गया। m2 की इंडिविजुअल स्पीड बदल गई, m1 की इंडिविजुअल स्पीड बदल गई, लेकिन इन दो के बीच में जो रिलेटिव स्पीड आई थी वो नहीं बदली है। ये इलास्टिक कोलिजन की एक और प्रॉपर्टी आ गई। एब्सोल्यूट वेलोसिटीज यानी एब्सोल्यूट स्पीड बदल जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी भी बदलेगी। वर्ड का ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव स्पीड बोला मैंने रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बोला है, क्योंकि v1 माइनस v2 करने का मतलब क्या हो रहा है, डेफिनेशन याद करिए जरा रिलेटिव वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b जब लिखते हो तो ये कहते हो कि इट इज वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। तो a विथ रिस्पेक्ट टू b के लिए a में से b को माइनस करते हैं ना, तो अगर आप v1 माइनस v2 कर रहे हो तो इसका मतलब ये किसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में हुई है, तो 1 के रेस्पेक्ट। जब a माइनस b करते हो तो इट इज a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो v1 माइनस v2 कर रहे हो इसका मतलब 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है, दिस इज 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। और राइट साइड पर 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 है, क्योंकि अगर 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 होता, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 होता तो मुझे 0 माइनस v0 करना चाहिए था। यस सर, माइनस आता। यस माइनस सर। का है सर, तो ये Yes. वेलोसिटी नहीं है यहाँ पर,
बहुत छोटे छोटे वर्ड है, लेकिन क्या होता है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाई चांस अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। रिलेटिव स्पीड बदले, रिलेटिव वेलोसिटी बदल जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी में एक माइनस साइन का फर्क आएगा, रिलेटिव स्पीड सेम रहेगी इन इलास्टिक कोलिजन। तो अब आगे से हम क्या करेंगे, जब भी हमारा वन डायमेंशन का इलास्टिक कोलिजन का कोई क्वेश्चन आएगा, वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है मेरे को, एक इक्वेशन आप मोमेंटम कंजर्वेशन की बनाओगे, वन इक्वेशन फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन, और सेकंड इक्वेशन ये बनाएंगे कि रिलेटिव स्पीड सेम रहनी चाहिए। मोमेंटम कंजर्वेशन, रिलेटिव स्पीड कांस्टेंट है, और चाहे अगर जरूरत पड़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी देख सकते हो, बट जरूरत पड़ती नहीं है क्वेश्चंस में जल्दी। सर आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होगी? हो सकती है, तो वो सब आएगा, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ उस क्वेश्चन को, थ्योरी कंप्लीट हो जाए फिर बताते हैं। पहले इलास्टिक कोलिजन की कुछ प्रॉपर्टीज अपने माइंड में बिठाइए, आप देख लो कंप्लीट, मतलब नोट्स हैं नहीं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जितने भी इलास्टिक कोलिजन आएंगे वो भी वन डायमेंशन वाले, मतलब सब एक लाइन पे चले। क्या क्या रिजल्ट्स बन रहे हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज क्या बन रही है। सबसे पहली प्रॉपर्टी लीनियर मोमेंटम कंजर्व, दूसरी प्रॉपर्टी रिलेटिव स्पीड कंजर्व है, तीसरी प्रॉपर्टी कोलिजन से जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। और रिलेटिव स्पीड भी क्या हर एक मूवमेंट पर कंजर्व होगी क्या? नो सर। नो सर। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन जब दोनों कॉमन स्पीड पर है तो रिलेटिव स्पीड कितनी है यहाँ पर? 0। 0। यानी हुआ क्या, जो कोलिजन से पहले रिलेटिव स्पीड थी वो 0 हो जाएगी और फिर वही रिलेटिव स्पीड वापस आ जाएगी। और इसीलिए जब रिड्यूस मास का कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो वहां पर हम रिड्यूस मास के साथ रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं, बिकॉज रिलेटिव स्पीड कंजर्व है। तो उस रिलेटिव स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो रिड्यूस मास की काइनेटिक एनर्जी आएगी उसी को स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट किया गया था। दिस इज ऑल फॉर इलास्टिक, वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन के लिए है सब कुछ। अब एक एग्जांपल के फॉर्म में देख लेते हैं। एज एग्जांपल देखिए, लोगों ने कहा कि डायरेक्शन वायरेक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो एक एग्जांपल देख लो आप। पहले तो बहुत बेसिक एग्जांपल चूज कर रहा हूँ। 6 kg बॉडी इज गोइंग विथ सर्टेन वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड एंड स्ट्राइक्स विथ अ 3 kg ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इलास्टिक है ये। चलिए बताइए, व्हाट विल बी द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन? व्हाट आर द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन? व्हाट आर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन? तो अब उसके लिए क्या करोगे, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करिए आप 6 kg और 3 kg की वेलोसिटीज की कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं। पहले आप अपने हिसाब से कोई एक डायरेक्शन मान लें कि 6 kg और 3 kg में कुछ वेलोसिटीज आएंगी। कोई भी डायरेक्शन का मतलब आप ये नहीं कर सकते कि वाई डायरेक्शन मान लीजिए। कोई भी डायरेक्शन का मतलब, अगर ये एक्स एक्सिस पर चल रहे थे तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड में से कोई एक डायरेक्शन मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 6 kg बॉडी की बैकवर्ड वेलोसिटी आएगी और 3 kg की फॉरवर्ड जाएगी। माना है सिर्फ, जरूरी नहीं कि सही हो ये। मतलब ये कोई नहीं कह रहा आपसे कि 6 kg की वेलोसिटी आप उसी डायरेक्शन में मानो जिस डायरेक्शन में वो एक्चुअल में जा रही होगी। आपको लेफ्ट मानना है लेफ्ट मान लीजिए, राइट मानना है राइट मान लो। पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, 6 × 4 6 × V1
और 3 इंटू V2। बट अब एक चीज की टेक केयर करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। डायरेक्शन तो आप अपने हिसाब से जो मर्जी करें वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन जब मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाओगे तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, साइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो फिर अपोजिट डायरेक्शन V1 को हम नेगेटिव कहेंगे, यानी इसके आगे लगाएंगे माइनस का साइन और यहाँ प्लस का साइन। ये जो माइनस प्लस लगा रहे हैं ये डायरेक्शन की वजह से लगा रहे हो। ये हो गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है रिलेटिव स्पीड। कोलिजन से पहले देखिए, स्टेशनरी है, 4 की स्पीड पर चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड हुई 4। कोलिजन के बाद की रिलेटिव स्पीड, इधर V1 इधर V2, रिलेटिव निकालेंगे। करो जरा साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाएगा इसको V1 V2 की वजह से। 7/3 16/3। दोनों प्लस आ रहे हैं। यस सर। तो इसका मतलब जो ये हमने जो गेस वर्क किया था कि ये V1 लेफ्ट आएगा, ये अंदाजा सही था मेरा। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं इसका मतलब ये जो अंदाजा लगाया गया था कि V1 विल बी लेफ्ट, ये अंदाजा सही है। और बाय चांस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके V1 या V2 में से किसी की भी वैल्यू माइनस में आई तो हम ये कहेंगे यार हम लोगों ने गलत डायरेक्शन चूज कर लिया था, और डायरेक्शन को बाद में रेक्टिफाई कर देंगे। तो एक बार कंफर्म कर दो, आंसर दोनों के पॉजिटिव आ रहे हैं नहीं आ रहे? बताओ भाई, थोड़ा सा हेल्प करो मेरी यार। तो V1 नेगेटिव आ रहा है। मैं वही कह रहा Yes, sir. सॉल्व कर दो। V1 -4/3 और V2 6 + 16/3। तो V1 का आंसर माइनस में आ रहा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है यार, माइनस में आ गया कोई बात नहीं। इसका सिर्फ एक मतलब है कि हम लोगों ने तो ये डायरेक्शन अपने हिसाब से माना था ना, सोचा था, हम लोगों ने ये सोचा था कि इधर जाएगा। कोई बात नहीं, आंसर माइनस आ रहा है तो ठीक है, गलत सोच लिया हमने। इसका मतलब 6 kg राइट साइड चलेगा। ऐसा नहीं है कि आंसर माइनस आ गया तो हमको पूरा फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ ना करो आप। सर मैंने वही किया था इसीलिए मेरा पॉजिटिव आ रहा था दोनों। तुमने V1 राइट माना होगा। यस सर। कितना आंसर आया तुम्हारा उस हिसाब से? सर आंसर सेम आया सर, लेकिन सर 4/3। सर 4/3 16/3। हाँ, वही कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस आप V1 लेफ्ट की बजाय राइट भी मान लेते ना, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। और एग्जांपल 2 में ये बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कोलिजन के क्वेश्चंस, स्पेशली 1 डायमेंशन कोलिजन तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ मैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आएगा वो इस तरीके का है पेपर में, मतलब तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल माना जाएगा। ये जो आपने अभी पढ़ा है एक्चुअल में हमें लोग को थोड़ा सा इनका अप्लाइड क्वेश्चन चाहिए। अप्लाइड क्वेश्चन कैसा होता है वो देखो। ये तो हो गई बेसिक थ्योरी, ना इसकी एप्लीकेशन पार्ट। देखिए, और बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन पे, मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट में सब चीजें आसान लगती हैं। छोटा छोटा कंसेप्ट पढ़ाओ तो इलास्टिक कोलिजन भी आसान लगता है, एनर्जी कंजर्वेशन भी आसान लगता है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पेंडुलम है जिसका मास है 2m, एल लेंथ का एक पेंडुलम जिसकी मास है 2m, और ये रेस्ट पे है। और एक और पेंडुलम है, वो भी एल लेंथ का है और उसका मास m है, और इसको रेस्ट की कंडीशन से ड्रॉप किया गया। अब देखो ये एग्जाम वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। दो पेंडुलम्स हैं यहाँ पर, मतलब ये पेंडुलम नंबर
पेंडुलम 1 मान लीजिए और ये आपका पेंडुलम 2 है। तो पेंडुलम 2 रेस्ट पे है, पेंडुलम 1 भी रेस्ट पे है, लेकिन पेंडुलम 1 को हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, रेस्ट के बाद इसको रिलीज कर दिया इसको। इसका तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये वर्टिकल है तो ये वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन जब इसको रिलीज करोगे तो ये यहाँ पर स्टे नहीं कर पाएगा, ये इमीडिएटली स्विंग कर जाएगा ऐसे। दोनों सेम लेंथ के, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जब ये फर्स्ट वाला पेंडुलम नीचे की तरफ आएगा तो ये आपस में कोलाइड कर जाएंगे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। अब बताइए, आफ्टर कोलिजन, क्वेश्चन इज आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट्स, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट्स बाय 2m एंड बाय m। अब ये एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। कोलिजन के बाद दोनों पेंडुलम्स मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएंगे? अब जिन जिन क्वेश्चंस में सुनो, जिन जिन क्वेश्चंस में कोलिजन आया, जिन भी क्वेश्चंस में कोलिजन है आपके, जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब आप प्रॉब्लम को हमेशा एनालाइज किया करो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन जस्ट बिफोर कोलिजन, पहले वहां तक की बात करिए आप। क्योंकि अभी हमने जो थ्योरी ऑफ कोलिजन आपको समझाई है उसके अंदर जो ये सब इक्वेशंस बनाई थी, उन इक्वेशंस में हम जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन की ही स्पीड यूज करते हैं। तो पहले तो ये पता करें कि यार कोलिजन से जस्ट पहले किसके पास कितनी वेलोसिटी आएगी जस्ट बिफोर कोलिजन। Sir, root 2 0 0. रूट 2 GH होगी। ये सिर्फ इतना पार्ट अगर आप सोचोगे तो ये पार्ट तो एनर्जी कंजर्वेशन का है, यस सर। क्योंकि अभी कोलिजन तो हुआ ही नहीं कहीं, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब बाय दिस पार्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके हिसाब से 2m की वेलोसिटी 0 है और m की वेलोसिटी एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से रूट ऑफ 2gl है। अब ये नहीं बताएंगे यार कैसे आएगा रूट 2gl, अपने आप सोच सकते हो। यस सर। अब कोलिजन हो जाएगा, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन में एक तरीके से ये दोनों पेंडुलम्स आपस में कोलाइड करेंगे और ये इलास्टिक कोलिजन ही होगा। तो मान लेते हैं एक के पास है v1 वेलोसिटी, एक के पास है v2 वेलोसिटी। अब आप थ्योरी ऑफ कोलिजन इंप्लीमेंट कर दो, इस पोर्शन पे कोलिजन वाली थ्योरी लगाओ। क्या थी वो थ्योरी? मोमेंटम कंजर्वेशन, m इंटू रूट 2gl, m इंटू v1 प्लस 2m इंटू v2। एक इक्वेशन ये बन गई। रिलेटिव स्पीड ये 0 पे था, ये रूट 2gl पे चल रहा था, रिलेटिव स्पीड हो गया रूट 2gl। और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड v2 माइनस v1, ये थोड़ा ध्यान देना, v1 माइनस v2 रखना है कि v2 माइनस v1 रखना है? तो रूट 2gl माइनस में नहीं होगा फिर? स्पीड है, स्पीड में माइनस आ ही नहीं सकता ना, रिलेटिव स्पीड बोल रहा हूँ। अच्छा यस सर। मतलब एलएचएस पर भी पॉजिटिव टर्म चाहिए, आरएचएस पर भी पॉजिटिव टर्म चाहिए आपको। ये तो मैं कह रहा था, वेलोसिटी नहीं बोल रहे भाई साहब, स्पीड वर्ड यूज कर रहे हैं, लगातार स्पीड वर्ड बोल रहे हैं। इनसे v1 v2 सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू। क्या इतना पार्ट, अगर हम सिर्फ इतने पार्ट की बात करें तो इससे जस्ट पहले जो एग्जांपल दिया था, क्या वही चीज नहीं दिख रही है आपको? ओनली दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन अलग से देखा जाए वो दिख रहा है। ये पार्ट क्वेश्चन का, ये वाला पार्ट पेंडुलम में वर्क एनर्जी में कर चुके हो, तो एक पार्ट वर्क एनर्जी का, एक पार्ट कोलिजन का हो गया। अगर हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो प्रॉब्लम टफ नहीं लगती कभी। इससे हम v1 v2 कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं कितना आएगा। मतलब ये m कैंसिल, ये m कैंसिल, ये m कैंसिल, दोनों इक्वेशन ऐड कर लेंगे तो 3v2 आ जाएगा। इधर से सॉल्व करके जो आंसर बन रहा है इसको
सर V2 आ रहा है 2/3 √2GL। √2GL में 2/3, तो ये 2/3 को अगर अंदर भेज दें तो 8/9 हो गया ये। यस सर। और V1 की वैल्यू भी इससे आ जाएगी फिर तो हमारे लिए, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 3V1। वो मेरे ख्याल से √2GL/9 है, एक बार देखना आप भी। यस सर। अब इसके बाद वाला पार्ट बताओ यार। इसके बाद ये दोनों पेंडुलम में कोलिजन खत्म हो गया। आप कोलिजन से सर कोई V1 नेगेटिव है शायद। यस सर। यस सर, V1 नेगेटिव है। कोई बात नहीं, तो माइनस का मतलब ये पेंडुलम पीछे आ जाएगा। तो अब कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन, एक पेंडुलम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 8/9 GL, और वहीं दूसरा पेंडुलम बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया बिकॉज नेगेटिव वेलोसिटी आई है उसकी। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ गया विद अ वेलोसिटी ऑफ √2GL/9। ये दो अलग अलग पेंडुलम्स है। तो ये अपना इधर कुछ h1 हाइट तक जाएगा, ये अपना इधर की तरफ कुछ h2 हाइट तक जाएगा, और ये हाइट्स निकालने के लिए फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ना इसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी इधर के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर। दोनों तरफ हाइट निकाल सकते हो। वो स्टेप लिखें या अपने आप करोगे अब इसके आगे? हो जाएगा सर। सर L/9 L/9 2m वाले के केस में हाफ 2m इस पूरे का स्क्वायर बराबर 2mgh1 h1 आ जाएगा। हाफ मास m स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू mgh2, h2 भी आ जाएगा। तो ये मतलब जो थ्योरी ऑफ कोलिजन पढ़ रहे हो वो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पेपर बहुत आसान है। अदरवाइज नॉर्मली होता यही है कि जो कोलिजन वाले कंसेप्ट हैं वो किसी प्रॉब्लम के बीच के पार्ट होते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम का एक स्टेप होता है वो। एंड ज्यादातर क्वेश्चंस में मतलब ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर क्वेश्चन में पहले एनर्जी कंजर्व होती है, फिर कोई कोलिजन हो रहा होता है, फिर एनर्जी कंजर्व हो जाती है। थ्योरी क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। पूरा। अब देखो हमारे सीरीज स्टार्ट होती है स्प्रिंग प्रॉब्लम्स के साथ। स्प्रिंग प्रॉब्लम मैक्सिमम एलोंगेशन का ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, उसी के साथ हमारा वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन की थ्योरी। उस वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन का एक इलस्ट्रेशन, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन, और एक इनडायरेक्ट किसी प्रॉब्लम के अंदर उसकी एप्लीकेशन। और इस तरीके के बड़े से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ऐसे अगर देखोगे तो बहुत, जैसे एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं भाई, ये कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर कि हाँ भाई ये क्वेश्चन अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो आसान है। जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई एक मास है स्मॉल m जो रेस्ट पे है। ये एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है जिसका रेडियस r है। और इधर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यहाँ पर कोई एक मास है 2m
connected by a spring of constant K. ठीक है, अब चाहे एडवांस की प्रॉब्लम कर रहे हो चाहे मेंस की प्रॉब्लम करिए, मैं डिफरेंस बता चुका हूँ कि दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही रहता है कि मेंस वाली प्रॉब्लम नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ज्यादा से ज्यादा एक या दो कंसेप्ट यूज हो रहे होते हैं उसमें। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि दिस स्प्रिंग इनिशियली कंप्रेस है, इनिशियल कंप्रेशन इन दिस स्प्रिंग बराबर एक्स नॉट है, 2m को रेस्ट की कंडीशन से स्टार्ट किया गया एंड फ्रिक्शनलेस सरफेसेस है सारी। अपने आप इतना इमेजिन कर सकते हो कि आगे क्या होगा अगर इसको हम कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा। सर इसकी जो तो आगे टेम्परेचर जाएगा। कोलिजन करेगा। एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जब ठीक ये है, बिफोर कोलिजन पे पहुंचेगा, ठीक। फिर वहां से देखिए कोलिजन वाला एक मोमेंटम मिनट को एक मिनट एक मिनट रुको। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम इस क्वेश्चन को मेंस और एडवांस में डिवाइड करें तो डिफरेंस क्या हो सकता है इसमें। देखिए हम लोग ये कह रहे हैं 2m वाला मास स्प्रिंग से, अच्छा 2m और स्प्रिंग आपस में अटैच नहीं है, कांटेक्ट में है बट बंधे हुए नहीं है। भाई हम ऐसे दीवार पे खड़े हैं तो हम दीवार के कांटेक्ट में हैं बट हम दीवार से चिपके हुए थोड़ी है। कांटेक्ट में होना अलग बात है, अभी हट जाएंगे तो दीवार से हमारा कांटेक्ट छूट जाएगा। तो ये 2m इससे अटैच नहीं है, और अगर अटैच होता क्या दोनों में कोई डिफरेंस होता क्वेश्चन करने में? यस सर। क्या डिफरेंस आता मान लीजिए अगर ये अटैच नहीं है तब क्या, और अटैच है तब क्या? सर अगर अटैच होता तो एक समय के बाद सर 2m सर रेस्ट पे आ जाता और फिर से सर अपना रिमोशन पीछे पड़ता। सर अगर वो अटैच नहीं तो सीधे सीधे सर आगे चला जाएगा और m से कर जाएगा कोलाइड। देखिए कैसे डिफरेंस आ रहा है। मैं इस क्वेश्चन को किसी भी लेवल पे ले जा सकता हूँ। अभी आपको एक पहले सिंपल वाला क्वेश्चन कराते हैं, सिंपल क्वेश्चन। क्या इस 2m में और m के बीच में सेपरेशन, क्या उसका भी कोई रोल है क्वेश्चन में? नहीं सर, फ्रिक्शन अगर कोई होता रोल? तो अच्छा अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कह उस रहे समय हैं सुनिए, ये सेपरेशन x नॉट से कम है, अभी कुछ लिखना नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि माइंड ब्रेन डेवलपमेंट कैसे करो। अगर ये सेपरेशन x नॉट बाई 2 है, अब बताओ क्या होगा, और ब्लॉक अटैच नहीं है इससे, क्या जब ये ब्लॉक इस मास m को हिट कर रहा होगा स्प्रिंग नॉर्मल हो चुकी होगी? नहीं सर। नहीं होगी। सर और अगर यही चीज 2x नॉट होती तो बताइए, जितना कंप्रेस है उससे ज्यादा गैप पे है ये लोग, तो सर क्या हो जाएगी। 2m के m के साथ कोलाइड करते वक्त स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन या इलोंगेशन होगा अगर ये इससे अटैच नहीं है तो? नो सर। नो सर। नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये सब चीजें क्वेश्चन में पढ़नी पड़ती है और यही चीज मेंस एडवांस के बीच में माइनर डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। और एक एग्जांपल मान लो, अगर ये होता सपोज दैट 1.5 x नॉट और स्प्रिंग और मास कनेक्ट होते आपस में, तो देखिए एक एक करके समझा रहे हैं, चलिए एक एक करके समझाओ। ये कैपिटल एस है, मेंस लेवल क्वेश्चन, इसी प्रॉब्लम का मेंस वर्जन अगर देखो आप, एस इज मोर देन एक्स नॉट एंड ब्लॉक नॉट अटैच्ड, क्या रिजल्ट होगा इस केस में बताइए? सेपरेशन कंप्रेशन से ज्यादा है लेकिन ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच नहीं है, सगर जाएगा कोलाइड। हो जाएगा। सर कोलाइड अब क्वेश्चन मेरा सब में एक ही है, इन सभी में एक क्वेश्चन ये है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, फाइंड मिनिमम एक्स नॉट so that small m can complete the circular motion.
अब आप समझ गए कि हमने कितने कितने कंसेप्ट मिक्स कर दिए इसमें और थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी डाल दिया है। तो एक एक पार्ट को अलग अलग करके देखते हैं। पहले तो आप ये कंडीशन देखो, इस कंडीशन पे क्लियर है कि ये ब्लॉक जब स्मॉल m से कोलाइड कर रहा होगा उस टाइम स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पर होगी। तो कोलिजन से जस्ट पहले इस 2m की वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी? फर्स्ट केस में 2m मास स्मॉल m के पास आ गया, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v0। ये कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करें जस्ट बिफोर कोलिजन के लिए? तो हाफ 2m v0 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। क्या इसको डायरेक्टली इनिशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिख दे जितना वो कंप्रेस था, क्योंकि फाइनल मूवमेंट पर तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी नहीं। हाँ या ना बोलो यार, आपको समझ आया नहीं आया ये चीज? यस सर। Yes, sir. आया समझ में? बोलो। यस सर आया। Yes, sir. यस सर आगे। इसे v0 निकाल लेंगे, हाँ यस आ गया। ये हो गया एनर्जी कंजर्वेशन। अब इनके बीच कोलिजन वाला पार्ट। तो कोलिजन के बाद 2m और m की कुछ वेलोसिटी जाएंगी, और क्योंकि m वाले को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है अपना और मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब कोलिजन के बाद m वाले के पास क्या वेलोसिटी होनी चाहिए? इस कंसेप्ट को अलग से लिखो आप। मिनिमम वेलोसिटी इन दिस मास टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। उसका आंसर था √5 √5 g। और 2m की क्या वेलोसिटी होगी पता नहीं, इसको v1 मान लेंगे। m की क्या वेलोसिटी होगी ये मालूम चल गया आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना चाहता है, तो इसके पास √5 की वेलोसिटी चाहिए। 2m के पास क्या वेलोसिटी होगी उसका कुछ पता नहीं। अब हम थ्योरी ऑफ कोलिजन पर आ गए। कोलिजन से पहले का मोमेंटम 2m v0 और कोलिजन के बाद का मोमेंटम 2m v1 प्लस m इंटू √5 एक इक्वेशन। रिलेटिव स्पीड, इलास्टिक कोलिजन मान रहे हैं इसमें भी। v0 रिलेटिव स्पीड है, और अब जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो √5 माइनस v1 आएगी। m कैंसिल, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दें तो ये 2v1 और यहाँ भी 2v1 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर जाएंगे। इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो √5 यहाँ पर आएगा, और 2 टाइम्स √5 मतलब 3 इंटू √5 बराबर 4v0। इसको सॉल्व करके जानते हो क्या बन रहा है यार? इसको सॉल्व करके बन रहा है आपका v0 बराबर 2 + 2 4, 2 और प्लस ये 3/4 √5 सॉरी स्क्रीन एक मिनट नहीं दिख रहा। यस सर। फिर ये v0, ये जो v0 यहाँ निकाला था ये v0 ला करके एनर्जी अब यहाँ पर कंजर्वेशन में लगा देंगे। यहाँ डाल देंगे तो x0 की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे सब आसान लगता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर एक एक करके छोटा छोटा स्टेप देखा जाए तो लगता है कि कितना आसान है ये। तो आप लोग पेपर में घबरा जाते हो, डर जाते हो, और ये प्रॉपर एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं। मतलब इसको हुआ ना बनाओ उतना कि मतलब जबरदस्ती का एक अब इसमें इसको डिफिकल्ट करना तो हम लोग के हाथ में ना, पेपर वालों के हाथ में। इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर सकते हैं। बेसिक प्रोसेस समझ में आ गया। देखिए अब इसको डिफिकल्ट कैसे किया जा सकता था क्वेश्चन को।
इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफर साइड पे लेके चले। सेकंड कह दिया जाए एस की जो वैल्यू है वो 3/4 एक्स नॉट है। क्या मतलब हुआ इसका? और बाकी वही है, ब्लॉक नॉट अटैच वाला केस है। सर तो ब्लॉक यहाँ से निकलेगा ही अब कहाँ जब पर? सर पहुंच नहीं पाएंगे। निकलेगा नहीं, कोलाइड तो करेगा ना भाई। कोलाइड कंप्रेशन वाली स्प्रिंग में जब मास को छोड़ोगे तो ये इधर तो बढ़ेगा, यस लेकिन सर जब बढ़ेगा। कोलिजन हो रहा होगा, जब ये कोलिजन हो रहा होगा, क्या उस समय स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे होगी? नहीं होगी सर, नहीं नो होगी, सर। कंप्रेस होगी। कितना कंप्रेशन बचा होगा उसके अंदर? सर 1/4। 1/4 ऑफ एक्स नॉट। तो हमारा चेंज कहां पर आएगा? ये जो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखी है, इसमें फाइनल मोमेंट पर कोलिजन करते वक्त काइनेटिक एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग एनर्जी कुछ होगी, वो हो जाएगी हाफ के x0/4 का स्क्वायर। और आगे की वर्किंग वैसी रहेगी, इसके आगे का वर्किंग नहीं चेंज होगा। सर उधर वाली में भी तो थोड़ा वो आएगा। अच्छा नहीं आएगा, ठीक है सर, ठीक। ध्यान से सोच के देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक माइनर सा चेंज किया प्रॉब्लम के अंदर, और खाली पहला स्टेप चेंज होगा, बाकी सारे स्टेप ऐसे रहेंगे भी। समझ गए डिफरेंस यार? यस सर। यस सर। जी। और अगर कह दें कि नहीं भाई, ऐसे जो है थर्ड पॉसिबल सिनेरियो, तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? एस की वैल्यू 3/2 एक्स नॉट है और ब्लॉक अटैच है उससे, ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच है। अब बताइए कोलिजन करते वक्त सर कोलाइड ही नहीं करेगा। कोलिजन करते वक्त क्या स्प्रिंग के अंदर कुछ इलोंगेशन होगा, कंप्रेशन होगा, कुछ रहेगा नहीं रहेगा कोलिजन करते वक्त? आ जाएगा। एलोंगेशन हो जाएगा। कितने का? तो 1/2 एक्स नॉट। 1/2 x x0 का हो जाएगा। तो बस उसका मतलब तब फाइनल एनर्जी में यहाँ x0/4 की जगह x0/2 लिख देंगे। सर s की वैल्यू 2x0 से आ रहा हो गई तो हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। 2x0 से कोलाइड ज्यादा ही हो नहीं गया तो करेगा। ये मास इसको हिट कर ही नहीं पाएगा। यस सर। हाँ, मतलब नहीं कर ब्लॉक अगर पाएगा, अटैच्ड हो। तब भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मास 2x0 के आगे जा ही नहीं सकता। यस सर। तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x0 so that there is no collision and this mass remains at rest। सब पॉसिबल है। और जब हम प्रॉब्लम को देखो, अभी आप लोग खुद दिमाग में चलने लगा ना कि ये हो जाए तो क्या होगा, ये अपने आप ब्रेन डेवलपमेंट होती है इसकी। बट क्वेश्चन के टाइम पर बस ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल स्टेप सब एक एक स्टेप की बात की जाए तो तुम में से सबको आता है। इंडिविजुअली मोमेंटम कंजर्वेशन सबको आता है, रिलेटिव स्पीड सबको आता है, √5 GR का कंसेप्ट सबको पता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो भी सबको पता है होती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि प्रॉब्लम जब सामने आई तो नर्वस हो गए कि अब क्या करें। तो अभी हमने सिर्फ एक टाइप ऑफ कोलिजन लिया है, इलास्टिक कोलिजन। सेकंड टाइप ऑफ कोलिजन इज इनइलास्टिक कोलिजन, बट वो अभी आज डिस्कस नहीं करेंगे। अभी स्प्रिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो हम एक अगला एग्जांपल भी ले रहे हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्प्रिंग है, तो उसी का क्वेश्चन लो। इसमें कोई स्प्रिंग है जिसका कुछ कांस्टेंट k दिया गया है, इसके ऊपर कुछ मास m रखा हुआ है, और मतलब इसको हाथ से रोका हुआ है, किसी पर्सन ने बाय हैंड इसको स्टॉप किया हुआ है।
और ये स्प्रिंग कंप्रेशन नहीं, ये दिया हुआ है आपको कि यहाँ पर कुछ कंप्रेशन है दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट। एक्स नॉट की कंप्रेशन है इस स्प्रिंग में, बट ये मास स्प्रिंग से अटैच नहीं है। स्प्रिंग के ऊपर रखा है बट अटैच नहीं किया है। क्वेश्चन ये है कि जब ये हैंड को विड्रॉ कर देंगे, अपना ये हाथ हटा देंगे, जब जैसे ये हाथ हटाओगे तो नेचुरल सी बात है कि ये कंप्रेस स्प्रिंग है, ये बाउंस कर जाएगा। मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी इस मास की? मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस मास जब ये हैंड रिमूव कर देंगे, ब्लॉक के ऊपर से हाथ हटा दें अगर, तो वो कितनी हाइट तक मैक्सिमम जाएगी? सर 1/2 K अपॉन mg x नॉट का स्क्वायर। एनालाइज कर लेते हैं प्रॉब्लम एक बार। ये प्रॉब्लम सिंपल है, ये मेंस का ही क्वेश्चन मानेंगे इसमें। अपना पहले दिमाग लगाओ, कंप्रेशन वाली स्प्रिंग के ऊपर से, ब्लॉक के ऊपर से जब हाथ हटाएंगे तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड जाएगा कि अपवर्ड जाएगा? और लॉजिकल, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन, अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड ही जाएगा, अपवर्ड ही जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ पर आएगी? वेलोसिटी 0 पे है। वेलोसिटी 0। तो उस टाइम स्प्रिंग से कांटेक्ट छूट चुका होगा छूट या के स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट होगा इसका? नहीं समझा मेरा पॉइंट। ये कंप्रेस है तो कहीं ना कहीं नॉर्मल लेंथ भी तो होगी स्प्रिंग की। यस सर। अगर न्यूमेरिकली समझे कि मान ले जो स्प्रिंग थी उसकी नॉर्मल लेंथ, ऐसे समझने के लिए देखो, स्प्रिंग की जो नॉर्मल लेंथ थी वो मान लो 100 सेंटीमीटर की थी और 20 सेंटीमीटर का कंप्रेशन है, यानी कि अभी ये लेंथ 80 सेंटीमीटर की है। ऐसे समझाने के लिए ले रहे सर, 20 सेंटीमीटर कंप्रेस है, हमने ये हाथ हटा दिए और ब्लॉक 15 सेंटीमीटर ऊपर गया एज एग्जाम्पल, तो क्या अब स्प्रिंग में कंप्रेशन नहीं होगा? होगा सर। होगा। 5 सेंटीमीटर तो अभी भी कंप्रेस है। यस और अगर ये 25 सेंटीमीटर ऊपर चला जाए अब नहीं होगा सर। तब नहीं होगा। तो एक्चुअली इसमें दो केसेस बन सकते हैं ना, कि जो मैक्सिमम हाइट आ रही है वो एक्स नॉट से ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है? यस सर। तो अब इस प्रॉब्लम को समझना है आपको, ये बड़ा, ये भी क्लासिकल क्वेश्चंस में आते हैं सब। क्लासिकल का मतलब इन क्वेश्चंस को करने से थोड़ी सी फिजिक्स इंप्रूव होती है। देखिए 3 केसेस क्या बन सकते हैं, 3 पॉसिबल केसेस दिखा रहा हूं आपको। 3 पॉसिबल केसेस कौन कौन से हैं? या तो इस ब्लॉक की जो मैक्सिमम हाइट हो वो वहीं पर आए जहां पर स्प्रिंग की लेंथ नॉर्मल है, या तो स्प्रिंग जब नॉर्मल हो वही इसकी मैक्सिमम हाइट हो। एक केस ये बन सकता है, नॉर्मल लेंथ ही मैक्सिमम हाइट है। एक केस हो सकता है कि मैक्सिमम हाइट नॉर्मल लेंथ के ऊपर जा रही है, तो उस केस में स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ के बाद फर्दर एलोंगेट नहीं कर पाएगी क्योंकि ब्लॉक अटैच नहीं है उससे। स्प्रिंग नॉर्मल हो जाएगी लेकिन आगे इससे बंधा हुआ तो है नहीं कि इसको खींच के ऊपर ले जाए। और एक केस ये हो सकता है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो नॉर्मल लेंथ से पहले ही रुक जाए उसका। मतलब ये लेस देन नॉर्मल लेंथ है। ये 3 केसेस बन सकते हैं, और क्या बनेंगे? या तो नॉर्मल लेंथ ही मैक्सिमम हाइट है, या नॉर्मल लेंथ से और ऊपर चले गए, या नॉर्मल लेंथ से पहले आ गए। तीसरा, और इसके अलावा तो कोई केस बनेगा नहीं।
तीनों केसेस में हम एक काम करने जा रहे हैं। इन तीनों केसेस में मान लेते हैं कि जो ब्लॉक है वो h हाइट ऊपर गया है, यहाँ भी ब्लॉक h हाइट ऊपर गया, यहाँ भी ब्लॉक h हाइट ऊपर गया। इन ऑल थ्री केसेस, केस 1 के हिसाब से मेरी इक्वेशन क्या बनेगी अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें? इनिशियल कंप्रेशन x नॉट, तो हाफ के x नॉट स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी नहीं होगी, फाइनल भी नहीं होगी, क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे छोड़ा गया था और मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कहीं नहीं है यहाँ पर। तो एनर्जी कंजर्वेशन में स्प्रिंग की एनर्जी आएगी और ग्रेविटेशन वाली एनर्जी आएगी। मैक्सिमम हाइट पर स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पर आ चुकी है, स्प्रिंग एनर्जी 0, लेकिन क्योंकि h हाइट ऊपर चले गए तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। सेकंड केस होता अगर हाफ के x नॉट स्क्वायर बराबर, इसमें भी स्प्रिंग नॉर्मल हो चुकी है तो भी सर mgh होता। तो भी mgh होता। थर्ड केस में हाफ के x नॉट स्क्वायर, h हाइट ऊपर गए तो mgh, स्प्रिंग अभी कंप्रेस है यहाँ पर। सर थोड़ी सी स्प्रिंग की एनर्जी भी और आएगी, कितनी मतलब कंप्रेस है अभी? अब कितनी कंप्रेस है? पहले वो x नॉट कंप्रेस थी और ये ब्लॉक h ऊपर चला गया, तो नाउ कंप्रेशन विल बी, बोलना सही है गलत, क्या कंप्रेशन x नॉट माइनस h नहीं होगा यहाँ पर? यस सर। आराम से लिख लीजिए। तो अब स्प्रिंग की भी एनर्जी आएगी यहाँ पर हाफ के x नॉट माइनस h का स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड लाते हैं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स नॉट माइनस एच का स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म बनेगा। अब सॉल्यूशन चेक करो, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन क्या आ रहा है? तो फर्स्ट वाले से h की वैल्यू बन रही है के एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mg। सेकंड वाले का भी यही सॉल्यूशन आएगा, दोनों की इक्वेशन सेम है। थर्ड वाले का सॉल्यूशन, एक h तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और इसका सॉल्यूशन आएगा h इक्वल्स टू mg, इधर आ जाएगा आपका, तो एक मिनट पूरा लिखना पड़ेगा यार इसको, ये 2 कैंसिल, के एक्स नॉट माइनस के एच बाई 2 बराबर mg। मतलब ये आएगा 2 टाइम्स के एक्स नॉट माइनस mg डिवाइडेड बाय के। तुम भी देख लेना यार, तो गलत हो गया कुछ। ठीक है सर। सही है, मेरा सॉल्यूशन सही है। एमसीक्यू टाइप में आ सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मैक्सिमम हाइट, तो सिचुएशन के हिसाब से ये भी आंसर आ सकता है, सिचुएशन के हिसाब से ये भी आंसर आ सकता है।
प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होती। अगर ये अटैच होता तो हमारे लिए आसान था। नोटिस कर पाए क्या डिफरेंस हुआ है? यस सर। यस जी। सर। तो भाई क्वेश्चन जब आया करे तो आगे ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी आए तो थोड़े से एडवांस साइड की तरफ या मोर देन वन करेक्ट की तरफ, ये डिफिकल्ट पेपर मेंस का बन जाए बाई चांस, तो थोड़ी सी लैंग्वेज पे ध्यान देना कि मतलब क्वेश्चन पढ़ करके ये पता चल जाए कि यहाँ पर कौन सा केस बनने वाला है, उसी के हिसाब से इक्वेशन बनेगी हमारी। ठीक है, तो इतने रफ्तार भी इसका एक सीरीज और आएगी, मतलब अभी इसमें एक स्प्रिंग और एलोंगेशन, कंप्रेशन, कोलिजन को लेकर के एक सीरीज और चलती है, तो वो सीरीज अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बाद। ठीक है जी, चलिए।